हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम लोग इसका करेंगे, बेसिकली रिवीजन करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज फिर कॉन्ट्रैक्ट में अगर परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो परफॉर्मेंस हुआ नहीं। तो देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर 4 या यूनिट 4 बोल सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। अब बोलता क्या है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअली ये मिसप्रिंट है, ये पी, यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बोलता क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टीज है, उसका ऑब्लिगेशन क्या होगा? तो उसका ऑब्लिगेशन क्या होगा? द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होंगे वो या तो परफॉर्म करेंगे, नहीं तो परफॉर्म करने के लिए ऑफर करेंगे अपना अपना रिस्पेक्टिव प्रॉमिस। जैसे मैंने बोला कि आई वांट, कि मैं अपना ये पेन सेल करना चाहता हूं, मैंने बोला कि मैं अपना ये पेन सेल करना चाहता हूं, तो बी ने बोला कि ठीक है मैं आपका ये पेन खरीदूंगा। तो मेरा परफॉर्मेंस क्या है? मेरा परफॉर्मेंस है इस पेन को बी को बेचना। मेरा परफॉर्मेंस क्या है? इसको बेचना। बी का क्या होगा? इसके बदले पैसे देना। ठीक है, तो या तो मैं ये काम परफॉर्म कर दूंगा, नहीं तो परफॉर्म करने के लिए ऑफर दूंगा कि हाँ सामान रेडी हो गया है, तुम आके ले जा सकते हो, या फिर मैं आपको आपके पास आके पहुंचा दूं। ठीक है, तो ये हुआ ऑफर टू परफॉर्म। यानी मैंने सामने वाले से पूछा कि क्या आप सामान लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, तो पार्टी का ऑब्लिगेशन क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट में? वो या तो परफॉर्म करेगा, नहीं तो ऑफर टू परफॉर्म, यानी सामने वाले से पूछेगा कि हाँ भैया मैंने सामान रेडी कर दिया है, क्या मैं आपके पास आके पहुंचा दूं। अपना रिस्पेक्टिव प्रॉमिस क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। नाउ प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, अनलेस सच परफॉर्मेंसेस डिस्पेंस विथ और executed under provision of the provision of the act, contract act or any other law। यानी ये जो परफॉर्मेंस है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत या फिर किसी और एक्ट के तहत आपको कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। नाउ प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव। बेटा प्रॉमिस सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को बाइंड नहीं करता है, प्रॉमिस रिप्रेजेंटेटिव को भी बाइंड करता है। प्रॉमिस सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को बाइंड नहीं करता है, प्रॉमिस रिप्रेजेंटेटिव को भी बाइंड करता है, प्रॉमिसर के। इन द केस ऑफ डेथ, इन द केस ऑफ डेथ और डेथ ऑफ सच प्रॉमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, या फिर वो जो प्रॉमिसर है वो इनकैपेसिटेट हो जाए, या तो प्रॉमिसर का डेथ हो जाए या फिर प्रॉमिसर प्रॉमिसर जो है वो इनकैपेसिटेट हो जाए, यानी परफॉर्मेंस करने की हालत में नहीं रहे, तो प्रॉमिसर के रिप्रेजेंटेटिव को उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना होगा। बट इसमें एक चीज और है, अगर प्रॉमिस जो है वो पर्सनल स्किल का है तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने एम एफ हुसैन साहब को बोला कि आप मेरा एक पेंटिंग बनाओ, ठीक है, उसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा, तो सब कुछ हो चुका था। अब एम एस हुसैन साहब की डेथ हो गई। अब एक बात बताओ, मैंने कौन पेंटिंग बनाता कौन था? एम एफ हुसैन साहब। तो पेंटिंग में बनवाऊंगा किससे? एम एफ हुसैन साहब से, ना कि उनका बेटा आके या उनका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके मेरा पेंटिंग बनाएगा। ठीक है, तो अगर पर्सनल स्किल का या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अदरवाइज जनरल जनरल कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड करेगा परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है,
ओके, अब देखो, परफॉर्मेंस दो तरह से किया जा सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। परफॉर्मेंस दो तरीके से दिया सकता। परफॉर्मेंस देने का पहला तरीका एक्चुअल परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का दूसरा तरीका होता है ऑफर टू परफॉर्म, या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, पहला तरीका है ऑफर एक्चुअल परफॉर्मेंस, या दूसरा है ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक एक करके जानते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है और ऑफर टू परफॉर्म क्या होता है। अब देखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोलता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू। यानी मैंने पेन बेचने के लिए बोला था कि मैं मिस्टर एक्स को पेन बेचूंगा, मैं मिस्टर एक्स को अपना पेन बेचूंगा, और मैंने मिस्टर एक्स को अपना पेन सेल कर दिया। तो यानी जो मैंने बोला था करने के लिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में वो परफॉर्मेंस दे दिया, यानी मैंने अपना पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया। इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपना पार्ट एग्जीक्यूट कर देता है उसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ईदर ऑफ द पार्टी हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। ठीक है, या तो दोनों लोग परफॉर्म कर दिया, या तो दोनों लोग परफॉर्म कर दिया, जो उसने बोला था वो रिस्पेक्टिव अपना परफॉर्मेंस दे दिया, या फिर दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, यानी दोनों में से कोई एक ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया। इसको भी बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी जो मैंने बोला था वो मैंने कर दिया। ठीक है, ये होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो मैं एक सिंपल फॉर्म में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन परफॉर्मेंस अभी बाकी है। जैसे बोलते हैं ना 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन परफॉर्मेंस अभी बाकी है। एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया या फिर दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया तो इसको बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब ऑफर टू परफॉर्म बोलते किसको है, ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं। इट मे हैपन सम टाइम, कभी कभी, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू। अरे परफॉर्मेंस करना ड्यू था, यानी हमको परफॉर्मेंस कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने परफॉर्मेंस किया नहीं। हमको परफॉर्मेंस कर देना चाहिए था क्योंकि परफॉर्मेंस का ड्यू डेट आ चुका है। परफॉर्मेंस का ड्यू डेट आ चुका है, हमको परफॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने परफॉर्म नहीं किया। द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसर ने ऑफर किया, ड्यू डेट आया तो प्रोमिसर ने ऑफर किया अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। जब ड्यू डेट आया तो प्रोमिसर ने ऑफर किया अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, बट प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से, तो इसको बोलेंगे ऑफर टू परफॉर्म। यानी मैं करना चाहता था लेकिन सामने वाले पार्टी ने मुझे रोक दिया। ठीक है, मैं परफॉर्म करना चाहता था कॉन्ट्रैक्ट में, मैं कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने मुझे क्या कर दिया, सामने वाली पार्टी ने मुझे रोक दिया। इसको बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखो, एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कौन कौन दे सकता है। ये तो कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस लीगल हेयर दे सकता है। ठीक है, दूसरा प्रोमिसर इटसेल्फ दे सकता है, लेकिन क्या और भी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि और कौन कौन सी पार्टीज है और कितनी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो देखिए, पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया गया है वो कौन कौन पर्सन उस प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आ, सीधा यहां पे आते हैं। देखिए, if it has appeared from the nature of the cases that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by promiser himself, यानी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर खुद भी परफॉर्मेंस दे सकता है। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर। देखो, अगर पर्सनल नेचर का है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कौन देगा, प्रोमिसर को ही देना पड़ेगा। बाकी अदर केसेस में प्रोमिसर के साथ साथ उसका रिप्रेजेंटेटिव
उसका रिप्रेजेंटेटिव भी प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है प्रॉमिसर के खुद का। सबसे पहला नाम आता है प्रॉमिसर के खुद का। सबसे पहला नाम है प्रोमिसर के खुद का। इफ देयर इज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू शो दैट इट वाज इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट प्रॉमिस शुड बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ। बेटा मैंने क्या बोला? अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस कौन कर सकता है? प्रोमिसर कर सकता है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट केस में भी कर सकता है, बट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का हो वहां पे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस प्रोमिसर खुद कर सकता है। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, और इस तरह का प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किससे से जुड़ा हुआ है? पर्सनल स्किल और डिलीजेंस से जुड़ा हुआ है। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल और डिलीजेंस से जुड़ा हुआ है वहां पे परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर देगा। और विच आर फाउंडेड टू बी पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है। और जहां पे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, दो पार्टी के बीच में ही रहे तो वो ज्यादा बेटर है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट एजेंट। नेक्स्ट है एजेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस एजेंट भी दे सकता है। वेयर द पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट इन द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कंपीटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। तो प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो प्रोमिसर या उसका रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन एम्प्लॉय कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देने के लिए। यानी कॉम्पिटेंट पर्सन एम्प्लॉय करने का मतलब क्या है? एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे अब कोई भी आउटलेट में चले जाओ, वहां पे जितने भी सेल्स बॉय होते हैं वो एज अ एजेंट ही वहां पे एम्प्लॉयड होते हैं, और वो क्या करते हैं? ओनर के बिहाफ में वो गुड सेल करता है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड सेल करता है। ठीक है। तो एजेंट के पास कैपेसिटी है तब तो वो इंसान गुड्स सेल कर रहा है। इसके पास इस एजेंट के पास कैपेसिटी है। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं बोला होता कि एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकता है, तो क्या वो जो सेल्स बॉय है क्या वो सेल कर पाता? जी नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट भी परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगला है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। A contract which involve use of personal skill or is founded on a personal consideration come to an end on the death of the promisor। बोलता है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर्सनल, जहां ये बोल रहा है कि मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी था ना उसमें से एक पार्टी का डेथ हो जाता है। तो बेटा जहां जैसे ही एक पार्टी का डेथ हुआ तो अब एक पार्टी तो मर गया, तो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा। तो क्या बोलता है? एज रिगार्ड एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी ऊपर वाला लाइन बोल रहा है कि पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी सारे केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी डिसीज्ड प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकता है, और वो परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल होगा, बाउंड होगा।
It is unless a contrary intention appear from the contract, but their liability under the contract is limited to the value of the property. बोल रहा बेटा कि लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो लाइबिलिटी होगा ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो लाइबिलिटी होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो लाइबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा। वो क्या होगा? वो लिमिटेड होगा। कहां तक लिमिटेड होगा? टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज। यानी उस मृत व्यक्ति से, उस मृत व्यक्ति से जो भी प्रॉपर्टी रिसीव हुआ लीगल हेयर को, बस उतना तक के लिए ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। 3 पॉइंट अपने क्लियर हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कौन कौन दे सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकता है प्रोमिसर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी देखते हैं अभी और कौन कौन से हैं। अब देखो थर्ड पर्सन है, ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस थर्ड पर्सन भी दे सकता है। तो जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस थर्ड पर्सन भी दे सकता है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा उसका प्रोविजन। When the promisee accept the performance of the promise from a third person, देखो बेटा क्या बोल रहा है, when a promisee accepts, अगर promisee accept करता है तो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस थर्ड पर्सन देगा। अगर प्रोमिसी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है तो थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। और परफॉर्मेंस लेने के बाद वो प्रोमिसर को इन्फोर्स नहीं कर सकता परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि तुमने पहले एक्सेप्ट किया, प्रोमिसी ने पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ तुम नहीं दोगे, मिस्टर एक्स दे देगा, मिस्टर वाई दे देगा। यानी ए बी सी 3 लोग हैं, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए बोलता है कि भाई अभी तो हम परफॉर्मेंस देने के लिए लायबल नहीं है, तो क्या मैं सी से परफॉर्मेंस दिलवा दूं? तो इसमें सी का एक्सेप्टेंस चाहिए, सॉरी इसमें बी का एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर बी एक्सेप्ट करता है कि हाँ सी तुम्हारे बिहाफ में परफॉर्मेंस दे देगा, तो सी परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, वो तो देखिए दैट इज परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर, यानी कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर भी परफॉर्मेंस दे सकता है अगर 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 एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है तो। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिस्चार्ज द प्रोमिसर। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो प्रोमिसर होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करने से, क्योंकि थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर ने तो परफॉर्मेंस दे दिया। ओके, नेक्स्ट अगला है ज्वाइंट प्रोमिसर। अगला क्या है? ज्वाइंट प्रोमिसर। ज्वाइंट प्रोमिसर का मतलब क्या हुआ सर? तो बेटा ज्वाइंट प्रोमिसर का मतलब हुआ जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस कर रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलके प्रॉमिस कर रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए। तो सुनो क्या बोलता है, when two or more person when two or more person have made a joint promise, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग ने मिलके ज्वाइंट प्रॉमिस किया, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर ज्वाइंट प्रॉमिस किया, then unless a contrary intention appear in the contract, all such a person must joint fully fulfill the promise। तो बोल रहा है बेटा कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग ने मिलके प्रॉमिस किया, वहां पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग थे, दो या दो से ज्यादा लोग जितने भी लोग थे, वो ज्वाइंटली प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे, यानी वो ज्वाइंटली प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। इफ एनी वन ऑफ देम डाइज, अगर उस ज्वाइंट प्रॉमिसर में से कोई भी एक की मृत्यु हो जाती, कोई भी एक सलट जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बचे हुए यानी ज्वाइंट सर्वाइवर के साथ आके क्या करेगा? प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। बट अगर सारे प्रोमिसर की मृत्यु हो जाती है, सारे प्रोमिसर सलट जाते हैं, तो सारे प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी जितने भी प्रोमिसर थे उन सभी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके कॉन्ट्रैक्ट को में परफॉर्मेंस देंगे, यानी
परफॉर्मेंस अपना फुलफिल करेंगे, प्रॉमिस अपना ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे, प्रॉमिस अपना ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल बोलता है एबीसी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे 6 लाख। एबीसी ने डी को बोला, एबीसी ने डी को बोला ज्वाइंटली मिलके कि हम आपको 6 लाख रुपया प्रॉमिस करते हैं पे करने का, ठीक है। यार एबीसी मस्ट ज्वाइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस, तो यहाँ पे एबीसी तीनों को अपना परफॉर्मेंस ज्वाइंटली परफॉर्म करना होगा, तो जी हाँ करना होगा। लेकिन हुआ क्या, ए मर गया। तो ए मर गया तो अब ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बचे हुए सर्वाइवर के साथ यानी बी और सी के साथ आके कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर सारे तीनों के तीनों की मृत्यु हो जाए, तीनों के तीनों मर जाते हैं, तो तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आके कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक केस और है, यहाँ पे एक बात और है, और वो क्या है, वो ये है, वो बात ये है, वो बात ये है, बताता हूं मैं कि देखो हुआ क्या, यहाँ पे कोई मरा नहीं, यहाँ पे कोई नहीं मरा। हुआ क्या, ये देखो ए बी और सी, ए बी और सी तीनों ने मिलकर क्या बोला था कि वो डी को कितने रुपए देंगे, वो तीनों मिलकर डी को कितने रुपए देंगे, वो तीनों मिलकर डी को 6 लाख रुपए देंगे। अब एक बात बताओ, तो ए बी और सी का हिस्सा कितना कितना हुआ, 2-2 लाख रुपए सबका हिस्सा हुआ। बट केस समझो, केस ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि ए बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ए बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो बी और सी तुम मिलके मेरे बदले भी पैसे दे दो, ठीक है। तो जब बी और सी मिलके, अब बी और सी का पहले का शेयर कितना था, 2 लाख बी का, 2 लाख सी का, यानी ये दोनों 2 लाख ही पे कर सकते थे ना। अगर अगर ए पे करता साथ में तो सबका 2-2 लाख होता। लेकिन ए क्या बोल दिया, ए इनकैपेसिटेट, ये हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी पैसे नहीं दूंगा। तो उसने बोला बी और सी को कि दोनों मिलके पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। तो जो बी और सी है उस टाइम तो पे कर देगा डी को 6 लाख रुपए, लेकिन बाद में ए से वो 6 लाख रुपए क्या करेगा, बाद में वो ए से 6 लाख रुपए रिकवर कर लेगा, बाद में वो ए से 6 लाख रुपए रिकवर कर लेगा, ठीक है। वैसे ही अगर बी बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो ए और सी देगा। वैसे ही सी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो ए और बी देगा, बाद में इससे रिकवर कर लेगा। लेकिन एक केस और है, ये तो पहला केस हुआ कि जहां पे प्रोमिसर हाथ खड़ा कर दे रहा है, वन ऑफ द प्रोमिसर हाथ खड़ा कर दे रहा है, क्या करने से, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देने से। लेकिन एक केस और बनता है, अगर डी बोलता है, अगर डी बोलता है, अगर डी बोलता है, अगर डी बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ ए से लूंगा, तो अब ए को 6 लाख रुपए पे करने होंगे, ए को 6 लाख रुपए पे करने होंगे, यानी बी और सी अब परफॉर्मेंस नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देगा ए, ठीक है। और बाद में ए बी या सी से रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे दो केस लिख लेना, केस वन जहां पे प्रोमिसर में से एक कोई इनकैपेसिटेट हो जा रहा है, या दोनों दो प्रोमिसर इनकैपेसिटेट हो जा रहे हैं पे करने से, तो बचे हुए प्रोमिसर ज्वाइंटली मिलके देंगे। बट जहां पे प्रोमिसी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, दूसरा केस है जहां पे प्रोमिसी किसी स्पेसिफिक पर्सन को परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, तो वहां पे उस स्पेसिफिक पर्सन को परफॉर्मेंस करना होगा, और बाद में वो जो स्पेसिफिक पर्सन है, बाद में वो जो स्पेसिफिक पर्सन है वो रिकवर कर सकता है पैसे किससे, बाकी दोनों ज्वाइंट प्रोमिसर से, ठीक है।
तो एग्जाम में इस स्पेसिफिक पॉइंट से केस लॉ आ सकता है, एग्जाम में इस स्पेसिफिक पॉइंट से केस लॉ आ सकता है, तो आपको ये प्रोविजन पता होना चाहिए, तब आप जाके केस लॉ को डील कर पाइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यदि वह सक्सेस डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, तो सक्सेशन क्या होता है? When the benefit of the contract succeed by a process of law, both burden and benefit attaching to the contract. सक्सेशन होता है, सक्सेशन मींस, सक्सेशन का मतलब होता है जहां पे एसेट और लायबिलिटी दोनों रिसीव हो रहा है, उसको बोलते हैं सक्सेशन। जैसे फादर के डेथ के बाद बेटा के पास फादर का एसेट एंड लायबिलिटी दोनों आता है। ठीक है, एंड असाइनमेंट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट असाइंड होता है। असाइनमेंट होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट है वो असाइंड हो, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। अब देखिए सेक्शन 38 क्या बोलता है? अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मैंने पूछा तुमसे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करना चाहता हूं, आपने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। तो क्या बोल रहा है? अफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज करने का प्रोविजन क्या है? देखिए क्या बोलता है, अफेक्ट क्या होगा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज करने का, अफेक्ट क्या होगा? तो देखो, वेयर द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे प्रोमिसर क्या बोला, जहां पे प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस प्रोमिसी को दिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देना चाहता हूं, लेकिन प्रोमिसी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो बेटा एक बात बताओ, तो प्रोमिसर थोड़ी ना नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो तो खुद तुमसे पूछा ना कि हाँ भैया हम कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तुमने ही मना कर दिया, तो वो तो लायबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी राइट लूज करेगा, ना ही प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट में राइट लूज करेगा, क्योंकि गलती तुम्हारे साइड से हुई है ना कि प्रोमिसर के साइड से। अब देखो, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन विच आर एज फॉलोज। देखो हर एक ऑफर को कुछ कंडीशन फुलफिल करने होते हैं, जो कि क्या होंगे? इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ऑफर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, और प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड एट, ऑफर जो है वो प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस पे दिया हुआ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ऑफ सीइंग, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ऑफ सीइंग दैट थिंग ऑफर्ड is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। एक बात बताओ, मैंने प्रॉमिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तुमको मैं ये पेन लाके मैंने ये बोला कि मैं तुमको ये पेन बेचना चाहता हूँ, मेरे पास पेन आ गया, मैं तुमको ये पेन देना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे पास आके इस पेन की डिलीवरी कर दूं? तो तुम बोले हाँ भैया आके कर दो। तो इस पेन की डिलीवरी के लिए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए ना। अब मैं बोल सकता हूँ तुमको कि ठीक है 2 बजे रात में गंगा किनारे आओ पेन का डिलीवरी लेने, तो ये तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस नहीं हुआ। तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस क्या होगा? इट्स अ रीजनेबल आवर, रीजनेबल आवर में ही क्या होगा? डिलीवरी होगा। ठीक है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। एंड नेक्स्ट, ये पेन रिसीव करने के बाद क्या मैं तुमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दूंगा इसको देखने के लिए कि जो तुमने मंगवाया था क्या उससे ये मैच कर रहा है या नहीं? अगर मैच नहीं करेगा तो ये तुम मेरे को वापस कर दोगे। तो तुमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग मिलना चाहिए, यानी प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद, यानी तुम सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ तुमने जो मांगा था तुमको वो मिला है, तुमने जो मांगा था तुमको वो मिला है। तो उसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग तुमको मिलना चाहिए। ठीक है, एन ऑफर टू वन और सेवरल जॉइंट प्रोमिसर हैज सम लीगल कंसिक्वेंसेस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, बोल रहा है कि एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसर, अरे सेवरल जॉइंट प्रोमिसर में से किसी को भी प्रोमिसर ने क्या कर दिया? ऑफर करने के लिए बोल दिया या परफॉर्मेंस करने के लिए बोल दिया, तो सिर्फ वही इंसान परफॉर्मेंस करता है, जो कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था ना
ज्वाइंट प्रोमिसर के केस में कि अगर प्रोमिसी चाहे तो सिर्फ ए से या बी से या सी से, तीनों में से किसी एक से भी परफॉर्मेंस ले सकता है, या तीनों में से दो से भी परफॉर्मेंस ले सकता है, या तीनों से परफॉर्मेंस ले सकता है। अब देखो, effect of refusal of party to perform promise, effect of refusal of party, यानी पार्टी ने प्रॉमिस परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? When the party to a contract has refused to perform, जहां पे पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करने से ही क्या कर दिया? रिफ्यूज, और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, या खुद को छिपा लिया परफॉर्मेंस करने से, अपने प्रॉमिस को परफॉर्मेंस करने से, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोमिसी चाहे तो अपने साइड से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान सकता है, प्रोमिसी चाहे तो अपने साइड से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान सकता है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, या फिर जब तक प्रोमिसर खुद ना बोले कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते हैं, बाय हिज वर्ड और कंडक्ट। बाय हिज वर्ड और कंडक्ट का मतलब ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है कि अरिजीत सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट किया टोनी के साथ में, टोनी जो मैनेजर था थिएटर का, कि वो उसके थिएटर में 2 रात हर एक वीक में, हर वीक एवरी वीक में 2 दिन, यानी रात में ही, दिन का मतलब रात में, वो आके अगले 2 मंथ तक उसके थिएटर में क्या करेगा? गाना गाएगा, ठीक है। और टोनी इसके बदले में क्या देगा? उसको 1 लाख रुपए देगा ईच परफॉर्मेंस के लिए, यानी हर एक परफॉर्मेंस के लिए, यानी जितने शाम वो आके परफॉर्मेंस देगा उसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब देखो, ऑन द 5th नाइट, 5वें रात, अरिजीत विलफुली एब्सेंट, वो जानबूझ के एब्सेंट कर गया थिएटर से, यानी वो उस रात गाना गाने आए नहीं, तो टोनी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो टोनी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे खत्म मान सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग फिर कुछ और जानेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।